बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के लेसन नंबर 13 कंपोजिंग बिजनेस मैसेज के साथ मैं हूं राना अरसान अली और आप देख रहे हैं आइडिया क्लब। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने बिजनेस मैसेज को कंपोज करना है। कंपोज का मतलब है ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, किस तरतीब से लिखना है, और आपका जो मिड टर्म या फिर जो भी आपकी ग्रैंड क्विज होगी उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। आपने अपने मैसेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और इसका क्या फ़ायदा होगा। उसने कहा हुआ है कि जो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स है वो मैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं मीनिंगफुल तरीके के साथ। अगर ऐसा ना करे तो उनको कंटेंट के साथ प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हम अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज नहीं करते तो किस प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ेगा। तो कंटेंट के साथ हमें प्रॉब्लम आएगी, समझने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स को ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि हमने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ तो टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट, तो हमें बात समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। फिर हमें इररेलेवेंट मटेरियल्स इंक्लूड की होगी। फिर हमारे बहुत सारे आइडियाज़ मिक्सड अप हो गए होंगे और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है कि हमसे रह जाए। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने मैसेजेस को कंपोज करें मीनिंगफुल तरीके के साथ। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्या मतलब है कि आपका क्या मतलब है कि हम एक कंपोजिशन सही तरह करें, एक लेटर को सही तरह से ऑर्गेनाइज करें। इसका मतलब है कि आपके सब्जेक्ट भी क्लियर हो, यानी आपका जो सब्जेक्ट है और जो आपका पर्पस है, आप क्यों लिख रहे हैं वो भी क्लियर हो और आपकी बात क्या है वो भी समझ आ रही हो। सारी इंफॉर्मेशन उसमें जो नेसेसरी है वो मुश्तमिल हो, इंक्लूडेड हो, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट या पर्पस के साथ ही ताल्लुक रखती है। क्या फ़ायदा होगा आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज लिखने का। एक आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद होता है वो आपका पूरा हो जाएगा। आपकी जो ऑडियंस की ज़रूरियात है वो उससे सेटिस्फाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मैसेज को जब एक मीनिंगफुल तरीके से लॉजिकल और डिप्लोमेटिकली आपने उसको अरेंज किया है तो आपकी ऑडियंस उसको सही तरह से समझ पाएगी। हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज। आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी बात को तब आसानी के साथ समझेगी जब आपने हर एक पॉइंट को अलग तरीके से लिखा हुआ है, हर एक आइडिया को अलग तरह लिखा हुआ है, मिक्स नहीं हो रहे आइडियाज़। तो यही उसमें वो ये बता रहा है। तो वरना आपकी जो ऑडियंस है वो अपसेट हो जाएगी और हो सकता है वो आपका मैसेज एक्सेप्ट ना करे। इसके अलावा आप कुछ इस तरह से लिखिए, अपने मैसेज को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि ऑडियंस का टाइम बचे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना हो कि आपका ऑडियंस जो है उसमें काफ़ी टाइम लगे उसको समझने में, पढ़ने में। तो और ये भी ना हो कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, बस आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दें और जो सुपर फ्लॉस इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अगले बंदे का टाइम वेस्ट ना करें। इफ़िशिएंट तरीके से मैसेज को ऑर्गेनाइज करें, कम वक्त में कम अल्फाज के ज़रिए ज़्यादा बात बताएं। कम्युनिकेशन टास्क जो है वो उनके सिंप्लीफाई करें, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई बहुत मुश्किल वर्ड्स ना लिखे हो और वो कुछ इस तरह से कंपोज हो कि आपका मैसेज क्विकली और इफेक्टिवली या इफ़िशिएंटली वो समझ सके आपका जो रीडर है। अब आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है लेटर की, मगर क्योंकि इस एग्जांपल का आपके पेपर से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है कि लेटर्स लिखना हमने आगे लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं जिसमें हम लेटर्स लिखना सीखेंगे, कंपोज करना सीखेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह तब। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो क्या तरीके हैं एक अच्छी तरह ऑर्गेनाइजेशन करने के, क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप है मेन आइडिया से बात स्टार्ट करें। आपका मेन आइडिया क्या है, फिर आप उस मेन आइडिया को मेजर पॉइंट्स में डिवाइड कर दें और फिर हम आप हर एक मेन पॉइंट के हवाले से अपनी दलील पेश करें, अपनी एविडेंस दें। तो इस तरह से आपने आइडिया बनाया, आइडिया को मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया, मेजर पॉइंट्स को आपने एविडेंस में डिवाइड किया। इस तरह आपका मैसेज काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है। स्टार्ट विद द मेन आइडिया। मेन आइडिया से स्टार्ट करने का मतलब है कि आपकी जो स्टार्टिंग है उसमें 2 सवालों का जवाब हो। एक ये कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए और आप वो कैसे पूरा करेंगे, ये आपका मेन आइडिया होता है। फिर आपने मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करना होता है। आम तौर पर जो आपका मेन पॉइंट है, मेन आइडिया है, वो 3 से लेकर 5 मेजर पॉइंट्स पर डिवाइड हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी मेन आइडिया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, उसमें उसने मेन आइडिया को 3 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फिर आखिर में आपने अपने हर एक मेन आइडिया को के एविडेंस आपने देने हैं, दलील आपने उसकी देनी है और इस तरह से आपकी जो बात है वो कन्विंस कर पाएगी
रीडर को। इस्टेब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न के जो इस्टेब्लिश करने के लिए जो सीक्वेंस है वो दो तरह की सीक्वेंस है, एक है डायरेक्ट अप्रोच, एक है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो दो ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट अप्रोच जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है डिडक्टिव तरीका होता है, इसमें आपने पहले मेन आइडिया बताना है और फिर आपने उसको एविडेंस देना है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, आप देना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि आप एक लेटर लिख रहे हैं एक एम्प्लॉय को कि आप उसकी सिलेक्शन हो गई है, तो आप पहले सबसे पहले उसका मेन आइडिया बताएं कि हाँ भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो गए हैं। फिर एविडेंस दे कि क्योंकि आपने इतने नंबर लिए हैं, आपका इंटरव्यू पास हो गया। तो ये होती है डायरेक्ट तरीका। इसमें आ जाता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट, किसी को आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उस केस में भी आपने सबसे पहले मेन आइडिया बताना है, फिर आपने जो है वो एविडेंस देना है। इसी तरह गुड न्यूज़ या गुडविल न्यूज़ वगैरह में भी इसी तरह से आपने काम करना है। जबकि जो परसुएसिव मैसेजेस होते हैं, आमतौर पर जो रिक्वेस्ट वाले मैसेजेस होते हैं जिसमें आपने अपील करनी होती है कोई, वो आप इनडायरेक्ट मेथड से लिखते हैं। उसमें आप सबसे पहले एविडेंस देते हैं और फिर जो है वो आप मेन आइडिया पे आते हैं। यानी पहले आप सवाल पूछते हैं उसके नज़दीक, फिर आप जो है वो एक अपना मेन आइडिया देते हैं, मेन पॉइंट देते हैं और आखिर में आप अपील करते हैं। मिसाल के तौर पर ये उस केस में होता है जब आपने किसी जगह पर जॉब करनी हो और आप लेटर लिखें, तो सबसे पहले आप पूछते हैं कि मैंने आपकी जॉब के लिए अप्लाई किया है, जो मैंने देखी थी, क्या वो अभी भी अवेलेबल है। फिर आप उसको मेन आईडी देते हैं, अपने बारे में बताते हैं और फिर आप आखिर में अपील करते हैं कि वो आपको सेलेक्ट करें। फिर इनडायरेक्ट अप्रोच ये होती है, ये इंडक्टिव तरीका होता है। इसमें पहले आपने मेन आइडिया नहीं देना, पहले आपने एविडेंस देना है, फिर आपने मेन आइडिया देना है। वो क्यों? क्योंकि ये होती है बैड न्यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर कोई जो है वो फेल हो गया है, सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आप उसको लेटर लिख रहे हैं कि आप उसको शुरू में कह दें कि आप फेल हो गए हैं। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। पहले आपको बताना पड़ेगा, कुछ एविडेंस देना पड़ेगा कि आपका पेपर हुआ था, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, फिर आप उसको बैड न्यूज़ दें मिडिल में आकर। ठीक है? ये और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगेटिव न्यूज़ देने का भी तरीका ये है कि उसको पॉजिटिव आइडियाज़ पॉजिटिव तरीके से दें। लेकिन ये ना हो कि आप शुरू में एक पॉजिटिव सेंटेंस दे दें, नहीं। फिर पॉजिटिव सेंटेंस आपने शुरू में दे दिया और फिर आप मिडिल में नेगेटिव सेंटेंस देंगे, तो ये फिर बहुत ही बुरा एक तरीका माना जाएगा। शुरू में अगर आप एक सेंटेंस देना चाहते हैं तो न्यूट्रल स्टेटमेंट दे दें, फिर आप बाद में उसको बैड न्यूज़ दे दें, रिफ्यूज़ल का रीज़न बताएं, फिर बैड न्यूज़ दें। ठीक है? और आखिर में आप उसको कॉर्डियल नोट पर एंड करें। कॉर्डियल नोट पर एंड करने का मतलब ये होता है कि आप उसको तसल्ली दें, ठीक है, कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी और जगह पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्गर मैसेजेस में भी आपने यही काम करना होता है, लंबे लंबे मैसेजेस में जिसमें आपने पर्पस देना होता है, फिर आप मेन आइडिया पर बात करते हैं। यहाँ पर आमतौर पर आपने मेन आइडिया को मेजर पॉइंट्स में और फिर एविडेंस में डिवाइड किया होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान शुड डिपेंड ऑन द रिएक्शन यू एंटिसिपेट। आपका जो प्लान है वो किस क्यों कैसा होना चाहिए? आपका जो राइटिंग प्लान है वो आपने अपने ज़हन में अपनी ऑडियंस को रखना है लिखते वक़्त, कि आपकी ऑडियंस का क्या रिएक्शन आ सकता है, और उसी नतीजे में आपने लिखना है अपना, आपने अपने प्लान को बनाना है कि किस तरह से आप अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि आप एक बैड न्यूज़ पर लिखें लेटर, तो अब आपके ज़हन में आएगा कि अगर मैंने किसी को बैड न्यूज़ दी तो ज़ाहिर है उसको बुरा लगेगा, उसका रिएक्शन ये होगा। तो आपने फिर कुछ इस तरह लिखना है कि उसको जो बुरा लगना है उसमें थोड़ी कमी है। अगर आपको कहा जाए कि आप एक अच्छा मैसेज लिखें, खुशखबरी लिखें, गुड न्यूज़ लिखें, तो उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि अगला बंदा खुश होगा, तो आप शुरू में ही खुशखबरी सुना देंगे। तो इट इज़ एक्चुअली इसमें कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग है अबाउट द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस, वो भी आपके जहन में होना चाहिए। अपना मैसेज फॉर्मुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं, ज़रा स्टेप्स समझ लें। सबसे पहले कि आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना है। ये नहीं होता कि आप पहले लेटर में ही आप कहें कि मैं इतना ज़हीन हो जाऊँ, पहले लेटर में ही काम करता हूँ। नहीं, पहले आपने ड्राफ्ट बनाना होता है जिसमें आपने सारी बातें लिखनी है, रेलिवेंट सब चीज़ें आपने लिखनी होती है। बाद में आपने उसको काम करना होता है। तो ये होती है, ड्राफ्ट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका स्टाइल और टोन कैसी है। ये ना हो कि आप बहुत ही ऐसे ज़ाहिर करें कि आप अगले बंदे को कोई बड़े फ़ैमिलियर है, या इतना भी ह्यूमर ना दिखाए कि आप उसके सामने फ्लैटर या दूसरे बंदे को भी फ्लैटर ना करें, ठीक है? ये प्रीच भी नहीं करना, ब्रैग कुछ भी नहीं। आप है, वो है। आपकी इम्पोर्टेंस भी आपने गिरने नहीं देनी और अगले बंदे की भी इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है? ये मतलब नहीं है इसका कि आप अगले बंदे को इम्पोर्टेंस दें, कि आप अपनी इम्पोर्टेंस कम कर दें। अपनी इम्पोर्टेंस को बहाल रखते हुए भी अगले बंदे को इम्पोर्टेंस दी जा सकती है।
यूज द यू एटीट्यूड, यू एटीट्यूड को यूज करें। ये पिछले चैप्टर्स में भी हमने बात की थी कि आप वी आई बार बार इस्तेमाल ना करें, यू के बारे में बात करें, क्योंकि रीडर जो है उसको लगेगा कि आप उससे मुखातिब हैं। लेकिन ज़्यादा यूज भी यू नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि जहाँ आप कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, कोई ब्लेम कर रहे हैं, उस केस में फिर यू नहीं करना। ठीक है, ये ना आप यू में आपको पता हो कि यू एटीट्यूड यूज करना है और आप ब्लेम करते वक्त भी यू एटीट्यूड यूज करें नहीं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है वो आप देख लीजिएगा। अब उसने कहा कि यू आपने उस वक्त यूज़ नहीं करना जब कुछ कुछ केसेस में, जब नेगेटिव केस हो। मिसाल के तौर पर, यू शुड नेवर यूज़ दैट काइंड ऑफ अ पेपर इन द मशीन, आपको ये पेपर मशीन में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब इसकी जगह आप यू ना बोले, क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है, आपको ये बोलना चाहिए कि ये पेपर इस मशीन के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, पॉजिटिविटी को एम्फेसाइज करें। मिसाल के तौर पर, ये बताने की बजाय कि क्या चीज़ फेलियर का बाइस है, आप ये बताएं कि इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आई जा सकती है। और अगली बात है कि क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करें अपने लेटर के ज़रिए, झूठे प्रोमिस ना करें। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी बातें करें जो पॉसिबल ही ना हो। ट्रांसपेरेंट अपने आप को रखें और क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करें। मिसाल के तौर पर ये ना बोले कि मुझे पूरा यकीन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। नहीं, मैं उसकी जगह ये बोलना चाहिए कि हम जो है वो ये रिकमेंडेशन आपको कर रहे हैं। ठीक, ये नहीं कि आपके लिए अच्छा होगा बुरा होगा, वो वक्त बताएगा। बी पोलाइट, पोलाइट रहे थॉटफुल मैनर्स के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एक होता है मैनर, एक होता है थॉटफुल मैनर यानी मीनिंगफुल मैनर। प्रॉपनेस इज अ फॉर्म ऑफ अ काउटेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है। प्रोजेक्ट द कंपनी इमेज, इमेज जो है आपकी कंपनी की, उसको आपने प्रोजेक्ट ज़रूर करना है। और आखिर में उसने रिवीजन दी हुई है कि किस तरह से अपने मेन आइडिया को डिवाइड करना होता है मेजर पॉइंट्स में, और फिर आपने एविडेंस देना होता है। फिर आपने ऑडियंस की जो पॉसिबल रिएक्शंस है उनका ख्याल रखना होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करनी होती है। और आपने जब मैसेज कंपोज करना है तो उसमें स्टाइल और टोन और सब्जेक्ट पर्पस, ऑडियंस फॉर्मेट, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और यू एटीट्यूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।